एक बड़ी अजीब सी बात है। 4,227 दिन, मतलब 10 साल से भी ज्यादा। बिल्कुल। इतने लंबे समय तक चीन का जो एविएशन सेफ्टी रिकॉर्ड था वो बिल्कुल परफेक्ट था। जी, दुनिया के सबसे सुरक्षित आसमानों में से एक माना जाता था। और फिर 21 मार्च 2022 को अचानक चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का एक लगभग नया बोइंग 737-800 बिना किसी भी चेतावनी के सीधा आसमान से नीचे आ गिरा। आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। चीन में बोइंग 737 की ये पूरी कहानी आखिर है क्या? हम 1990 के उन भयानक हादसों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे उन्होंने सुरक्षा का एक गोल्ड स्टैंडर्ड बनाया, और आखिर में 2022 के इस रहस्य पर आएंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। और ये कहानी सिर्फ जहाज़ों की नहीं है, इसमें तकनीक है, इंसानी भूल है, सिस्टम की बहुत बड़ी-बड़ी खामियां हैं और अब तो इसमें जियोपॉलिटिक्स भी है। हम 3 खास घटनाओं पर फोकस करेंगे जो इस पूरी कहानी को एक-एक करके हमारे सामने रखेंगे। तो चलिए सबसे हाल की और सबसे चौंकाने वाली घटना से ही शुरू करते हैं। फ्लाइट MU5735। जी, कुनमिंग से ग्वांगजू की एक रूटीन डोमेस्टिक फ्लाइट। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। विमान अपनी 29,100 फीट की ऊंचाई पर था और फिर अचानक वो बस गिरने लगा। बिल्कुल। रडार का डेटा दिखाता है कि विमान ने अचानक एक नोज डाइव ली, मतलब वो सीधा जमीन की तरफ गिरने लगा। ये कोई इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी नहीं थी, ये एक फ्री फॉल जैसा था। और जो आंकड़े हैं वो तो मतलब दिमाग को सुनकर देते हैं। जी, सिर्फ 1 मिनट और 15 सेकंड में विमान लगभग 22,000 फीट नीचे आ गया। उसके गिरने की रफ्तार 31,000 फीट प्रति मिनट से भी ज्यादा थी। इसे अगर हम किलोमीटर्स में सोचें तो ये करीब 1,126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बनती है, लगभग आवाज की गति के बराबर। और जाहिर है इस रफ्तार से जब वो जमीन से टकराया तो कुछ भी नहीं बचा होगा। विमान के टुकड़े 65 फीट गहरे गड्ढे में समा गए। पर इसमें जो सबसे अजीब बात है वो है इसके गिरने का पैटर्न। पैटर्न? कैसा पैटर्न? उसे सॉटूथ या आरी के दांतों जैसा पैटर्न कहते हैं। मतलब विमान तेजी से नीचे गिरा, फिर बीच में कुछ सेकंड के लिए थोड़ा सीधा हुआ, यहां तक कि थोड़ी ऊंचाई भी हासिल की, अच्छा। और फिर उसने वो आखिरी जानलेवा गोता लगाया। ये पैटर्न किसी आम मैकेनिकल खराबी से बिल्कुल मेल नहीं खाता। ये तो बहुत ही अजीब है क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं कि ज्यादातर हादसे तो टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त होते हैं। हाँ, जब विमान सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है, लेकिन क्रूजिंग पर जब सब ऑटो पायलट पर हो तब ऐसा होना? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्रूजिंग फेज को तो उड़ान का सबसे सुरक्षित हिस्सा माना जाता है। तो फिर जांच में क्या सामने आया? और यहीं से कहानी और उलझ जाती है। कैसे? चीन के सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी CAAC ने 2 साल तक कोई ठोस जानकारी नहीं दी, बस छोटे-मोटे अपडेट्स आते रहे। उन्होंने कहा कि मौसम साफ था, विमान का मेंटेनेंस ठीक था, कार्गो में कोई खतरनाक चीज नहीं थी। मतलब उन्होंने हर आम वजह को खारिज कर दिया। और फिर उन्होंने जो किया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना का असली कारण एक राष्ट्रीय रहस्य है। 1 मिनट, एक प्लेन क्रैश का कारण राष्ट्रीय रहस्य? जी, स्टेट सीक्रेट। उनका तर्क था कि इसका खुलासा करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। लेकिन ये तो अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियमों के एकदम खिलाफ है। हादसों की जांच तो पारदर्शी होनी चाहिए ताकि सब उससे सीख सकें। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का साफ-साफ उल्लंघन है। यहां तक कि अमेरिकी NTSB के सूत्रों के हवाले से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने यह तक छापा है कि डेटा इस तरफ इशारा करता है कि विमान को जानबूझकर नीचे गिराया गया था। मतलब पायलट सुसाइड? ये एक बहुत ही गंभीर संभावना है। और CAAC की इस चुप्पी का सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर इसमें कोई सच्चाई है तो दुनिया भर की एयरलाइंस को पायलटों की मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग में जो जरूरी बदलाव करने चाहिए वो कभी हो ही नहीं पाएंगे। जानकारी छुपाकर तो वो भविष्य के हादसों का दरवाजा खुला छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। पारदर्शिता के बिना सेफ्टी का पूरा सिस्टम ही ढह जाता है। तो इस आज के रहस्य को समझने के लिए शायद हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। जी, उस दौर में जब चीन का आसमान दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता था। 1990 की एक घटना है जो हवा में नहीं जमीन पर हुई, लेकिन उसने चीन के एविएशन सिस्टम की सारी पोल खोल दी थी। हाँ, 2 अक्टूबर 1990 ग्वांगझू एयरपोर्ट, शियामेन एयरलाइंस की फ्लाइट 8301, एक बोइंग 737-200 हाईजैक हो गई। हाईजैकर ताइवान जाना चाहता था। जी, राजनीतिक शरण लेने के लिए, लेकिन पायलटों ने उसे मना कर दिया क्योंकि विमान में उतना फ्यूल ही नहीं था। उन्हें पास के ग्वांगझू एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया गया।
और यहाँ चीजें हाथ से निकल गईं। उस समय चीन के नियम बहुत सख्त थे। पायलटों को साफ निर्देश थे कि अपहरणकर्ता की बात नहीं माननी है और विमान चीन की धरती पर ही उतारना है। तो लैंडिंग के दौरान कॉकपिट में अपहरणकर्ता और पायलट के बीच हाथापाई शुरू हो गई। और नतीजा बहुत भयानक था। पायलट का विमान से कंट्रोल छूट गया। वो बेकाबू 737 रनवे से उतरा और वहां खड़ी 2 और बड़ी एयरलाइनों से जा टकराया। 2 और विमानों से? हाँ, एक बोइंग 757 था जो बीच से 2 टुकड़ों में बट गया और दूसरा एक बोइंग 707 जिसका अगला हिस्सा ही कट गया। कुल 128 जानें गईं। वो एक हादसा नहीं, पूरी तरह से अराजकता थी। ये किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। और यह हादसा किसी मैकेनिकल फेलियर की वजह से नहीं हुआ। ये सुरक्षा और कमांड एंड कंट्रोल की पूरी नाकामी थी। और इसके बाद उन्होंने अपने प्रोटोकॉल बदले होंगे। जमीन आसमान का बदलाव किया। तो ये तो हुई जमीनी सुरक्षा की बात, लेकिन इसके ठीक 2 साल बाद 1992 में एक और हादसा हुआ जो तकनीक और पायलट की उलझन को दिखाता है। हाँ, चाइना सदर्न फ्लाइट 3943, एक बोइंग 737-300। यहां समस्या विमान के ऑटो थ्रोटल सिस्टम में हुई, जो स्पीड को अपने आप कंट्रोल करता है। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? इसे ऐसे समझिए कि दाहिने इंजन की पावर अपने आप कम होकर आइडल पर चली गई, जबकि बायां इंजन पूरी ताकत लगाता रहा। मतलब ताकत का एक असंतुलन बन गया। बिल्कुल, इसे थ्रस्ट एसिमेट्री कहते हैं। और पायलटों को इसका पता ही नहीं चला। उन्हें लगा कि ऑटो पायलट सब संभाल रहा है। इसे ऑटोमेशन सरप्राइज कहते हैं। और इस वजह से विमान तेजी से दाईं ओर लुढ़क गया। ऊंचाई इतनी कम थी कि पायलट को समझ पाते उससे पहले ही विमान जमीन से जा टकराया। लेकिन उस समय 737 के डिजाइन को लेकर भी तो कुछ बातें चल रही थीं। जी, ये एक बहुत जरूरी पहलू है। उस दशक में 737 के रडर पावर कंट्रोल यूनिट यानी पीसीयू में एक डिजाइन की खामी थी। रडर मतलब जो विमान को दाएं बाएं मोड़ता है। जी, इस खामी की वजह से रडर कई बार अपने आप एक तरफ घूमकर अटक जाता था। अमेरिका में हुए 2 बड़े हादसों का कारण यही खामी थी। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1992 का यह चाइना सदर्न क्रैश भी शायद उसी खामी का एक अनकन्फर्म्ड केस हो सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन भयानक हादसों से निकलकर चीन दुनिया के सबसे सेफ बाजारों में से एक बना कैसे? ये बदलाव आया कहाँ से? इस बदलाव का श्रेय एक शख्स को जाता है, यांग युआन। 2002 में वो CASC के डायरेक्टर बने। तो उन्होंने ऐसा क्या खास किया? उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। उन्होंने ये माना कि चीन का एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ तो रहा है, लेकिन हमारे पास इसे सुरक्षित रखने का ज्ञान नहीं है। ये मानना अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। तो उन्होंने मदद के लिए बाहर देखा। अमेरिकन FAA और बोइंग के साथ बहुत गहरे रिश्ते बनाए। उनका सिद्धांत बड़ा सीधा था, दुनिया के सबसे अच्छे नियमों की नकल करो और उन्हें सख्ती से लागू करो। और उन्होंने क्या-क्या सुधार किए? उन्होंने पायलटों और कंट्रोलरों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IADA से अपनी एयरलाइनों का ऑडिट करवाया और जो छोटी असुरक्षित एयरलाइंस थीं, उनका बड़ी कंपनियों में विलय कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने दुर्घटना स्थलों पर विदेशी जांचकर्ताओं को आने की इजाजत दी। इसी खुलेपन ने चीन के एविएशन की पूरी तस्वीर बदल दी। और ये सब उसी वक्त हो रहा था जब 737 खुद भी बेहतर हो रहा था। जी, 737 की 4 पीढ़ियां हैं, ओरिजिनल, क्लासिक, नेक्स्ट जनरेशन NG और अब मैक्स। हर पीढ़ी के साथ विमान और सुरक्षित होता गया। विडंबना देखिए, 2022 में जो विमान क्रैश हुआ वो 737-800 NG था, जो आंकड़ों के हिसाब से अब तक का सबसे सुरक्षित कमर्शियल जेट माना जाता है। लेकिन फिर 2018-19 में 737 मैक्स के 2 हादसों ने बोइंग की साख पर ही सवाल उठा दिए। हाँ, इंडोनेशिया और इथोपिया के उन हादसों ने सब कुछ बदल दिया और यहीं पर चीन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने मैक्स विमानों को ग्राउंड कर दिया था। और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश था, यहां तक कि अमेरिका की FAA से भी पहले। ये तो बहुत बड़ा फैसला था। और ये सिर्फ सुरक्षा का फैसला नहीं था, ये चीन का दुनिया को ये दिखाने का तरीका था कि अब हम सुरक्षा के मामलों में अपने फैसले खुद लेंगे। ये उनकी रेगुलेटरी सॉवरेनिटी का प्रदर्शन था। अच्छा, और यहीं से कहानी में जियोपॉलिटिक्स की एंट्री होती है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि MU-5735 की जांच को गुप्त रखना कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हो सकता है। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। देखिए, अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड को लेकर तनाव है। बोइंग अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है। ऐसे में जब आप बोइंग के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक की जांच को रहस्य बना देते हैं, तो आप एक तरह का दबाव बनाते हैं। और इससे उनके अपने घरेलू विमान COMAC C919 को भी फायदा पहुंचता होगा। एकदम, ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। आप अपने घरेलू विकल्प के लिए बाजार तैयार करते हैं। चीन अपने COMAC C919 को संप्रभु सुरक्षा या सॉवरेन सेफ्टी के नाम से प्रचारित करता है। संदेश साफ है,
हमारे विमान हमारे नियमों से बने हैं और ज्यादा सुरक्षित हैं। तो चीन में बोइंग 737 की कहानी का ये पूरा चक्र अब समझ में आ रहा है। ये सुरक्षा की विफलता से शुरू हुई, फिर तकनीक और इंसान की उलझन तक पहुंची, फिर एक सुनहरा दौर आया और अब ये एक भू राजनैतिक रहस्य में उलझ गई है। एकदम सही। अब ध्यान मशीन से हटकर कॉकपिट में बैठे इंसान को समझने पे आ गया है, खासकर पायलट का मानसिक स्वास्थ्य, जिसे आज भी एविएशन में आखिरी वर्जित विषय या लास्ट टैबू माना जाता है। और असली खतरा अब ये है कि MU5735 जैसी घटनाओं से जो सबक मिलने चाहिए, बॉस भू-राजनीतिक गोपनीयता के पर्दे के पीछे छिपे रह जाएंगे। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। जी, विमानन सुरक्षा एक वैश्विक चेन की तरह है। हर हादसा उसमें एक नई कड़ी जोड़ता है। जब कोई देश जानकारी साझा करने से मना करता है, तो वो उस चेन को तोड़ देता है। और वही गलती कहीं और दोहराई जा सकती है। बिल्कुल। पारदर्शिता के बिना सेफ्टी का ये चक्र अधूरा रह जाता है। तो हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जैसे जैसे तकनीक विमानों को लगभग पूरी तरह सुरक्षित बना रही है, किसी भी हादसे के बाद विमान का ब्लैक बॉक्स, मतलब उसका डेटा रिकॉर्डर, अविश्वसनीय रूप से कीमती हो जाता है। वो उस हादसे की आखिरी सच्चाई होता है। लेकिन तब क्या होता है जब उस सच्चाई पर ताला कोई तकनीकी खराबी नहीं बल्कि एक सरकार लगा दे, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर? क्या ये साझा सीखने की उस चेन को तोड़कर दुनिया भर के हर हवाई यात्री के लिए एक नया अनदेखा जोखिम पैदा नहीं करता?